फ्यूचर डॉक्टर्स, आइए आते हैं आज का हम लोग का जो एफएसटी पेपर हुआ था उसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। और उम्मीद है अब तो आप लोगों ने एफएसटी इतने दिए हैं तो अब हम लोगों को केवल लास्ट के समय पे फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक परफॉर्म किया है और पेपर अच्छा होगा, पूरी उम्मीद है आपकी। और बेटा, जो हम लोग जिस पेपर को 4 तारीख को करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक न्यूलाइट का एफएसटी ही दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा पेपर का डिस्कशन आज वाले का। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, हम लोग इस मिशन के तहत लगे हुए हैं। ये हम लोगों का मिशन है। टीम न्यूलाइट आपके सपने को संकल्प बना चुकी है। एफएसटी 68 का कंप्लीट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ मास m। देखो बच्चों, समझने की जरूरत है। ये आपकी एक डिस्क है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r। इसकी रेडियस है r। मास है m। सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर r, मतलब रेडियस इसकी r है तो इसका डाया 2r हो जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर होल कैसे लिया गया है, डाया सर्कुलर होल का डाया कितना लिया गया है, आर। यानी कि आर डाया है पूरा, यही तो आर है रेडियस, और ये है इसका रेडियस हो जाएगी r/2। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि पूरी की पूरी जो डिस्क हमारी है उसका जो एरिया है वो πr²। और जो हमारा पार्ट ये वाला है इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr/2 होल स्क्वायर। तो मास पर यूनिट एरिया हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, वो हमारा मास पर यूनिट एरिया वो तो सेम रहना चाहिए। कंप्लीट मास कंप्लीट एरिया, राइट। और जो पार्ट हमारा ये वाला कट के निकाला गया है इसका मास निकालें, और इसका जो एरिया आएगा r/2 का, यहां से ये कट जाएगा, ये ऊपर आएगा तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी m/4। यानी आप इतना मास काट करके निकाल दे रहे हैं। जब ये मास काट करके निकाल दे रहे हैं तो कहा जा रहा है, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेंटर से पास करती हुई जो हमारी एक्सिस है ना, प्लेन परपेंडिकुलर। तो पहली बात तो हम लोग जो एरिया हमारा ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²/2। ये आ जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। कट करने से पहले हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा mr²/2। बच्चों, कट करने के बाद की बात करते हैं हम लोग कट करने के बाद की बात करते हैं। तो कट करने के बाद अगर निकालते हैं तो बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट के लिए फाइंड करते हैं। कट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा निकालें हम लोग। तो जरा समझने वाली बात है कि आप जो है ना कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से माइनस करेंगे
और माइनस किसका करेंगे, जो पार्ट हम लोगों ने कट किया है। पहली बात तो समझिए। फिर एक बात और देखनी है कि यहां से जाने वाला जो एक्सिस है वो यहां से कितना दूर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल देंगे इसकी वैल्यू। तो आपके पास जो बचा हुआ पार्ट, जो हमारा कट किया हुआ पार्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास हो जाएगा m/4। तो पहली बात तो एम आर स्क्वायर होगा, तो mr²/2 जो हमारा ये ब्लू वाला पार्ट है, तो 1/2 यहां पर आ जाएगा। ब्लू वाले पार्ट का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास ½ mr/2 का होल स्क्वायर। फिर हमें यहां से निकालना है ना, तो md² यानी डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस m इंटू कितनी डिस्टेंस है ये r², r/2, नॉट r/2, r पूरा है ये r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। बच्चों अब देखिए, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये किसका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पार्ट हमने कट किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस वाले एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जब इस वाले एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इस वाले एक्सिस के अबाउट पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, और अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट हम इसका निकालेंगे तो इसका मास हमें m/4 पता है, तो mr²/4 हो जाएगा। जो पार्ट कट किया गया उसकी रेडियस कितनी r/2 है। फिर ये कितना यहां से दूर है, तो दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर हम लोगों ने फाइंड कर ली वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये अप्रॉक्स बात करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास mr²/2, mr²/2 माइनस, यहां इसको कंप्लीटली जरा हम लोग सॉल्व करते हैं और जोड़ते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो 3mr²/32। देखो कैसे, यहां पर आ जाएगा 4, 4 जा 16, और 16 यहां पर, यहां देखिए 4 आएगा, 4 जा 16 एंड 2 32, तो आपके पास आ जाएगा mr²/32 नीचे, प्लस mr²/16 इधर। तो बेटा यहां पे आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर mr²/2, ये माइनस किया है 3m r²/32, प्लस कर लिया इनको। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 32, तो एलसीएम आ जाएगा 32, यहां पर आ जाएगा 16mr² माइनस का 3mr²। बच्चों ये आ जाएगा 13/32mr²। कुल मिलाकर हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 13/32mr²। थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारे पास लास्ट में वैल्यू हल्की सी, थोड़ा कैमरा ये जो mr²/2 है, ये चीज आपकी यहां पे, तो 13/32mr²। तो मतलब कुल मिलाकर बात देखनी है, mr²/2 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया, एलसीएम लिया, तो सॉल्व करके रेजिडुअल रिमेनिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा कौन से वाले परपेंडिकुलर एक्सिस निकालनी है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इसको ऐसे बनाए तो ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पर आ जाते हैं, और सेकंड वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, आपको जैसा कि मालूम है नेगेटिव होती है हमारी डायामिन, तो डायामैग्नेटिक के लिए ओनली लिखा है, तो पहला आंसर लगा लीजिएगा क्वेश्चन का, 2 वाले का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग बस इतना कर लीजिए, ये है थर्ड क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L और इसका मास दिया है m1, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच्ड। बच्चों एक यहां पे ब्लॉक लटकाया गया है m2 मास का, और
इसकी वजह से जो वेट हमारा आएगा डाउनवर्ड वो आएगा m2g। अब बात यह है कि ट्रांसवर्स वेव पल्स डेवलप हुई है लैम्डा 1 वेवलेंथ की एट द लोअर एंड, यहां से डेवलप किया है, यही लोअर एंड है और लैम्डा 1 वेवलेंथ है। आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एन लैम्डा, यानी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला v इक्वल टू अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप। ये फिक्स है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन के आ गया और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के आ गया। तो आप यहां से बना लेंगे फॉर्मूला लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 निकालना है, हमारे पास आ जाएगा T2 अपॉन T1। बात यह है जानने की कि अगर हम लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 निकालने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले वेवलेंथ पल्स हमारी जब यहां पर पहुंचती है उस समय लैम्डा 2 हो जाती है वेवलेंथ। तो जब यहां पर पहुंचेगी तो उस समय वेट क्या हो जाएगा, तार का वेट प्लस m2 हैंग किया हुआ, यानी T2 जो हो जाएगा वो m2 प्लस m1 यानी m1 प्लस m2 g हो जाएगा। और T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा सिर्फ m2g। यहां रख दीजिए वैल्यू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा T2 का मतलब है m1 प्लस m2 और T1 का मतलब है m2। g और g कैंसिल। क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकेंड, m1 प्लस m2 अपॉन m2। इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला आंसर है बच्चों। इन एयर कॉलम डज लिखा हुआ है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड लिखा हुआ है, क्लोज्ड एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड ट्यूनिंग फॉक, मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी आती है v/4L, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक, इनिशियल। उस समय फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है निकालनी है, यही फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, समझिएगा बात को। जो भी फ्रीक्वेंसी इस समय है तो रेजोनेट विथ ट्यूनिंग फॉक व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ 50, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ निकालनी है। तो इस समय फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे हमने एयर में स्पीड ऑफ साउंड ले लिया 330, 4 इंटू 0.5 आ गया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 0.5 है 50 सेंटीमीटर में, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हमारा n की वैल्यू आ रही है 165 हर्ट्ज। अब वो ये कह रहे हैं कि इस समय जो फ्रीक्वेंसी हमारी मिली है, नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम, मतलब अगली लार्जर लेंथ का मतलब हुआ नेक्स्ट यानी फर्स्ट ओवरटोन, तो 4L ये आ जाएगा। लेंथ निकालनी है हमें एयर कॉलम की, एयर कॉलम की लेंथ ही तो निकालनी है। उन्होंने कहा नेक्स्ट लार्जर लेंथ विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की हमें लेंथ निकालनी। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो अगली लार्जर लेंथ निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा फ्री टाइम, अच्छा इससे मैच करना है, ये आ जाएगा 165। तो हमारे पास अल्टीमेटली 165, हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट लंबाई आ जाएगी, बात यहां पे निकालते हैं, तो 3/4 आएगा, 330 आ जाएगा, L डैश आ जाएगा, 165 आ जाएगा। L डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से ये कैंसिल 2, ये 1.5 मीटर आ रहा है और ये आ जाएगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका तो आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले। कंसीडर द डायोड एज ए आइडियल, आइडियल डायोड होता है तो उसका रेजिस्टेंस 0 ओम ले लेते हैं, जो कुछ रेजिस्टेंस है वो यही वाला है, और हमारे पास इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल में आ जाएगा VAB 4 माइनस माइनस का 6 आ जाएगा, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। करंट फाइंड करनी है तो VAB डिवाइडेड बाई
आर निकालेंगे तो 10/1 किलो ओम। आर का मतलब 1 किलो ओम यानी 10 मिली एम्पियर, या आप यूं कह दीजिए 10 की पावर -2। तो -2 हमारा कौन सा आंसर आ रहा है? -2 हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में चार्ज जो है वो हमारा देखिए वेरिएबल है, टाइम डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इसको स्पेस देके बढ़िया से सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा है ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, लेकिन टोटल हीट प्रोड्यूस निकालनी है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है I²RT, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल है तो इसका मतलब हमारे पास इसको हमें इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि हमारी जब 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 तक करंट फ्लो करेगी, जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक आपकी हीट जनरेट होगी। तो सबसे पहले तो ये निकाल देते हैं। यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालें तो ये आ जाएगा ए टी का 1 डिफरेंशिएशन टू बी। अब बेटा बात करते हैं टी आएगा तो ये है करंट, करंट तो आ गई ए -2bt। तो पहली चीज निकालते हैं टी इक्वल टू 0 पर बताइए चार्ज कितना है। यहां पुट कर दीजिए चार्ज 0, चार्ज 0 तो करंट 0। तो पहला तो लिमिट यहीं से आ गया, ठीक। अब दोबारा करंट 0 कब हो रही है? वेरिएबल है ना, तो दोबारा करंट 0 कब हो रही है? जब 0 पुट करेंगे यहां पे। यहां जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास a -2bt। तो t इक्वल टू हमारे पास आ रहा है a/2b। यानी अब हम एक लिमिट ले रहे हैं कि अब किस टाइम पर, मान लीजिए t0 टाइम है, किसी और टाइम t0 पर, मान लीजिए इसकी वैल्यू ये t0 है, इस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है? 0। इसका मतलब a/2b पर करंट की वैल्यू 0। तो करंट की वैल्यू कब कब 0 हो रही है? सबसे पहले जब t यहां पे क्यों 0 था। अब बाद में कब 0 हो रही? जब करंट बना के 0 किया। तो टाइम हमारा इतनी देर तक करंट तार में रही तो आपको हीट जनरेट निकालनी है। तो आपको यहां पे क्या करना है, टोटल हीट जनरेटेड आ जाएगी 0 से लेकर a/2b, 0 से लेकर a/2b। अच्छा एक काम कर लें हम लोग, 0 से लेकर t0 इतनी देर तक आपकी I²RT यानी dt। अब इसको I की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0 से t0, t0 कौन सा टाइम है दिख रहा है आपको? ये वाला। और I² का मतलब क्या हुआ? I वाली वैल्यू ये दिख रही है, तो ये आ जाएगा a-2bt का होल स्क्वायर r dt। इसको क्या कर लेंगे हम लोग? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² 4b² t² आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 टाइम्स ab t आ जाएगा, 4ab मतलब 2ab आ जाएगा, ठीक। और बाहर r रहेगा, बाहर लग दिया r। बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, इसके बाद यहां पर आते हैं। तो टोटल हीट जनरेटेड 0 से t0 a² r का मल्टीप्लाई किया, r का मल्टीप्लाई हर टर्म में करते जा रहे, प्लस 4b² t² माइनस 4ab tr और सभी में dt। मतलब अब इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर आपको फटाफट फटाफट टी की वैल्यू करते जाइए, है ना। तो आपके पास आ जाएगा, पहला टर्म आएगा, ये आ जाएगा a² r टी है ना, dt है तो ये आ जाएगा t 1dt यानी 0 से लेकर t0, पहला टर्म। दूसरा टर्म देखो dt सभी में जा रहा है, फिर dt यहां जाएगा तो t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 4b² और t² का क्या हो जाएगा? t³ और ये आ जाएगा हमारे पास 0 से t0 माइनस तीसरा टर्म क्या आ जाएगा?
4ab r, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 0 से टी नॉट। आप सभी बच्चों से मेरा कहना यह है कि आप यहां पर फटाफट फटाफट 4ab टी स्क्वायर, है ना, और ये आर की वैल्यू तो हमारी है ही, सभी के साथ चली रही है, बाद में लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। टी नॉट पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आर आ जाएगा, टी की जगह पर टी नॉट आ जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर आर आएगा, यहां पर टी नॉट का क्यूब बाई 3 आ जाएगा, माइनस का 4ab आर आ जाएगा, और टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। समझने की बात है कि हम अब यहां पर पुट करने जा रहे हैं वैल्यू टी नॉट की वैल्यू कितनी है ये देखिए, तो ए स्क्वायर आर, टी नॉट की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2b प्लस 4b स्क्वायर आर और बाई 3, और बेटा टी नॉट की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2b का क्यूब। फिर बेटा यहां पर आएंगे माइनस का 4ab बाई 2 कर देंगे, और टी स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर मतलब ए अपॉन 2b होल स्क्वायर है। लंबा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल हीट जनरेटेड देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये 20, ये देखिए ए क्यूब आ जाएगा अपॉन, तो ये आ जाएगा 1/2 ए क्यूब अपॉन बी आ जाएगा। ये देखिए टर्म पहला वाला ए क्यूब अपॉन बी, ए क्यूब अपॉन बी आ जाएगा। अगला टर्म निकालते हैं हम लोग, ए क्यूब अपॉन 2b आ जाएगा, है आर की वैल्यू तो रहेगी रहेगी। अगला टर्म निकालते हैं 4/3 बी क्यूब, देखो बेटा बी क्यूब है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से ये बी क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए क्यूब आर, बी से बी कट जाएगा तो ये देखिए बी बचेगा, मतलब ए क्यूब आर, ए क्यूब आर, ए क्यूब आर, और नीचे बी, इतना बचना ही बचना है, माइनस बी स्क्वायर और बी, यानी ए यहां ए क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 2 जा 4, ए क्यूब आर, और नीचे आ जाएगा आपके पास बी। अब बच्चों इसको आप देखिए, अच्छा सवाल है ना, ढंग से सॉल्व करना है इसको। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 2 जा 6 है, एलसीएम 6 आएगा, यहां पर तो है नहीं, ये 3 2 जा 6 है, कोई ऑप्शन है जिसमें एलसीएम 6 आ रहा है, यहीं से मैच कर लेते हैं। एक ऑप्शन ऐसा है इसमें एलसीएम हमारा 6 आ रहा है, यहीं से मैच कर लेते हैं, मतलब ए क्यूब आर है ही है ना, और बी कॉमन ले लिया है, तो हम लोग एक काम ना कर लें, ए क्यूब आर अपॉन बी ले लिया, और आपके पास 1/2 माइनस प्लस का 4/3, और बेटा आ जाएगा माइनस का 2, एलसीएम 6 ले लेंगे, और 6 लेकर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 6 2 जा 12, तो आप कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो 11 है 12 मतलब 1/6 आ रही है, ठीक। तो कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पर आ जाएगी, और वो है बेटा 1/6, यानी ए क्यूब बाई 6 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। कंप्लीट हो गया हमारा, 6 में एक बार 2 बार ब्रेक मरेगा, 6 में 2 बार लिख, एक शुरू में एक बाद पर। बहुत लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल देखो जरा, एग्जाम बच्चे सॉल्व करते हैं।
देना नहीं चाहिए इसको यार, गलत बात है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चों हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास m दिया है, फोटोन एंड अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, यानी कि फोटोन की एनर्जी होती है hc/e, लैम्डा कर लें हम, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा hc/e आ जाएगा, इक्वेशन 1। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, h अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी, √2m e आ जाएगा। कुछ ऐसा करो कि इसमें क्या कैंसिल हो जाए, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करी है, बाद में फोटोन की बात की है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, बाद में फोटोन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, h अपॉन √2m e, और यहां पर आ जाएगा HC नीचे और ऊपर आ जाएगा E। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, E इसके अंदर जाएगा और C बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है हमारे पास कि कुल मिलाकर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा बेटा, वो देखिए क्या आएगा, H यहां से कैंसिल हो रहा है ना, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास C बाहर और E स्क्वायर ऊपर, नीचे 2me, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 1/c आएगा पहली बात तो, और E/2m आएगा, और E/2m आ रहा है, 1/c आ रहा है, और पावर हाफ आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आ रहा है फर्स्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म का दिया गया है। तो बात अगर हम कर रहे हैं प्रिज्म की, और प्रिज्म का हमारे पास रे ऑफ लाइट एट एन सरफेस दिया 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है हमारे पास 45, ये I1 की वैल्यू गिवन है बच्चों, I1 की वैल्यू 45 गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है आपके पास 60 डिग्री का। इट सफर्स मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लिखी हुई है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल एमरजेंस वाला भी सेम आएगा, ठीक। आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो भाई सीधे सीधे लगा दीजिए फॉर्मूला, साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आप सीधे सीधे a प्लस डेल्टा m/2, तो हमारे पास a की कितनी वैल्यू है, a प्लस डेल्टा m/2, और ये आ जाएगा साइन ऑफ a/2। अब आप देखिएगा हमें निकालना है द इट सफर्स मिनिमम डेविएशन, इट सफर्स मिनिमम डेविएशन, और हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी फाइंड करना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, 2i माइनस a कर सकते हैं, और 2 इंटू आई की वैल्यू 45 है, माइनस का a दिया गया है, तो डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस, तो ये देखिए आपका 30 डिग्री तो वैल्यू आई गई, मतलब मिनिमम डेविएशन का एंगल। पहले तो यही निकालना है, जाकि हमारे पास वैल्यू निकल आए। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ a प्लस 60 प्लस 30/2 आ जाएगा, यानी 45 ऊपर आ जाएगा, और 60/2, 30 नीचे आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू नीचे पुट करिएगा, साइन 45 की वैल्यू ऊपर पुट करिएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और √2 आ जाएगा। कुल मिलाकर अल्टीमेटली बात हमारे पास ये है बेटा कि कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें 30 डिग्री दिया हो और जिसमें आपके पास बेटा √2 दिया हो, तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन हमारे ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप मान के चलिएगा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दी जाएगी, हो सकता है ये यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, या हो सकता है आगे बढ़ा लिया है। तो हमारे पास प्रिज्म का पीछे जितने भी ईयर्स हैं उनमें देखा गया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता जरूर है, और पूरी ऑप्टिक्स पढ़ डालिए, प्रिज्म पर क्वेश्चन जरूर आएगा। और व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मास मस्ट एंटर इन लूपिंग, और कह रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए,
मिनिमम वेलोसिटी अगर बात करते हैं और लूप में जाना है, इट कैन कंप्लीट द लूप। बात कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी। तो बच्चों मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो 9th वाले में कंप्लीटिंग लूप में मिनिमम वेलोसिटी हमारी √5 GR आ जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी? याद रखिएगा, लूपिंग के लिए आपको वर्टिकल लूप की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लूप की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल लूप में मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। 4th वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बढ़िया सवाल है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है। अच्छा सवाल है। जब हमारा ऑब्जेक्ट होता था इनफाइनाइट पर, जब बात कर रहे हैं व्हेन इट वाज, उस समय हमारी ये आती थी वैल्यू एफओ की, और उस समय हम लोग यहां पर लेते थे एक दूसरा लेंस आईपीस और नॉर्मल विजन लेते थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब भी कुछ दिया नहीं जाएगा ना, तो कब निकालनी है हमको वैल्यू, है ना। तो यहां पर हमें एक बात ध्यान रख लेनी है कि हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट लेना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इस समय हमको नॉर्मल एडजस्टमेंट की वैल्यू लेनी है। लेंस जितना सेपरेटेड होंगे वही लेंथ निकालनी है। लेंस मस्ट बी सेपरेटेड, यानी लेंथ निकालनी है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपके पास लेंथ का फॉर्मूला एफओ प्लस एफ ई आता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज बनाते हैं इनफाइनाइट पे। तो मेरा मतलब है ये एफ ई हो गया। ऑब्जेक्ट को ऐसा सेट करते हैं कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव इनके बीच की दूरी ऐसी सेट करते हैं कि ये एफ ई हो जाए, यानी इसकी रे जहां काटे वही एफ ई, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहीं पर हो। बात समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब है, मतलब कहने का क्या है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम सही कर देता हूं। मान लीजिए इसकी इमेज बन रही है, कहां पर बन रही है? फोकस पे। कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस। मैंने फोकस पे मैंने पास करते हुए दिखाया है। तो अब अगला जो हमारा आईपीस है वो हमारा ऑब्जेक्ट को कहां रखेगा? ये वाला जो हमारी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो एफ ई यानी यूई बराबर एफ ई। तो याद रखिएगा ये तब केस होता है जब हम बात करते हैं नॉर्मल केसेस में। यहां पर हमें किसको व्यू करना है? यहां पर हमको ये दिया है एफओ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एफओ दिया है, और ये दिया है एफई, और हमें 200 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है उसको व्यू करना है। तो ये हम हटाने जा रहे हैं, आपको एक बार समझा दिया, इसको हटाने जा रहे हैं। अब क्या करना है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, 200 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यूओ ऑब्जेक्टिव के बाहर। इसकी इमेज कहां बनेगी? ये कहलाएगा वीओ। जहां इमेज बनेगी वो पॉइंट हमारा, जहां इमेज बनेगी वो पॉइंट हमारा डेफिनेटली जो है वो यूई इक्वल टू एफ ई पर आना चाहिए, क्योंकि आई पीस के लिए हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यूई बराबर एफ ई। यानी लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ निकालने के लिए अब फॉर्मूला बन जाएगा वीओ प्लस एफ ई। समझिए, ये नहीं, ये नहीं, ये बनेगा। इसलिए डिटेल में समझा रहे हैं सवाल, ये आप लोग गड़बड़ करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप निकाल दीजिए 1/VO माइनस 1/UO, 1/FO, 1/VO निकालिए, माइनस का 200 है, 1/40 आ जाएगा। और यहां पर VO की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। तो जब प्लस में आई है तो बताइए कितनी लेंथ आ जाएगी? 50 ये प्लस का 4 ये, यानी 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 11 पर। 11 नंबर पे देखेंगे हम लोग, बात करते हैं। तो ये वाला जो हमारा 1 होगा तभी तो आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि यहां 1 यहां 1 होना चाहिए। तो ये किसी भी कंडीशन पे 1, क्योंकि वो तो हमारा और गेट है, 3 बार 1 होता है। तो ये और है बेटा, और ये हमारा एंड गेट है। तो कुल मिलाकर हमारा एक ही ऑप्शन बन रहा है जिसमें हमारा C1 है, तभी तो हमें ये एंड गेट आउटपुट 1 देगा।
नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। अ पीस ऑफ आइस फॉल करता है h हाइट से, मतलब h हाइट से एक आइस का पीस हमारा मास m का ऊपर से फॉल करता है और हाइट कितनी दी गई है h। यहां पर आकर कंप्लीटली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस मेल्ट द आइस कंप्लीटली, कंप्लीटली हमारी आइस मेल्ट कर जाती है। यानी कि mgh जो हाइट पर हमारी एनर्जी है उसको j से डिवाइड करके लाएंगे किसमें, हीट प्रोड्यूस में, और इससे कंप्लीट आइस हमारी मेल्ट करती है। लेकिन हीट हमारी 1/4 पार्ट केवल इस्तेमाल हो रही है, आपको याद रखना है। यहां पर आपको एक काम करना है, 1/4 m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको LF की वैल्यू जूल में दी गई है तो मेरे बच्चे, सारे के सारे बच्चे देख लीजिएगा, अगर ये LF की वैल्यू जूल में होती है तो हम अपने मेथड पे जाते हैं और J = 1 ले लेते हैं। कुल मिलाकर हम यहां से जब सॉल्व करेंगे 136 और 3 बार 0 मीटर आ जाएगा, 136 किलोमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी है, निकालना है वेव नंबर 1/λ लास्ट लाइन ऑफ बामर, बामर के लिए 1/इनफाइनाइट, यानी लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं। 10⁻⁻⁷ 1/4 आ जाएगा, पॉइंट का 25 आएगा, 10⁻⁷ आ जाएगा, मीटर इनवर्स आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 और 10⁻⁷। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ रहा है थर्ड। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ रहा है थर्ड। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट and speed of light and Newton's gravitation constant are fundamental. What is the dimension of length? Length proportional to h, c, g, सबकी पावर ले लेते हैं। लेंथ इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट h, c, g, यहां m0, l, t0, यहां पर आ जाएगा m, l, 2, t-1, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, lt-1, g यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब समझने की बात है कि आपको यहां पर वैल्यू अच्छे से अगर तैयार है तभी आप इनको अच्छे से निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप लोगों को तैयार है कि नहीं तैयार है, F G m2 यानी स्क्वायर अपॉन बात करेंगे r स्क्वायर की, तो यहां पर आ जाएगा m l t-2, यहां l3 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा g m-1 l3, m-1 l3 t-2, तो ये आ जाएगा m-1 l3 t-2 टाइम्स c। अब भाई इसका एक तरीका है कि आप इसमें क्या करें, इसको कंपेयर कर लें। जब कंपेयर कर लेंगे तो फटाफट इसमें से वैल्यू हम लोग इसको निकाल देंगे। तो बच्चों देखिएगा, l की पावर 1 है और ये 2a है और ये प्लस b है, प्लस का 3c है, 2a प्लस b प्लस का 3c = 1। m दिया है -c एंड a, तो a - c = 0। क्लियर, t0 है, इसका मतलब माइनस का a माइनस का b माइनस का 2c, 0 आ रहा है। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारा राइट आंसर इसका आ रहा है सेकंड वाला आंसर इसका राइट आ रहा है। तो इसको आप लोग उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a b c की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हैं, इतना तो आप लोग इतना तो करेंगे कि a और b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू आ रही 1/2, c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आ रही -3/2। ठीक, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सवाल है। टू आइडेंटिकल बॉल a एंड b हैविंग वेलोसिटी
और ए की वेलोसिटी कितनी दी है ये, बी की वेलोसिटी कितनी दी है ये। आप कह रहे हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, आइडेंटिकल है, मास बराबर है, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी हमारी कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाएगी, ये पहुंच जाएगी बी वाली ए के पास, ये वाली हो जाएगी बी के पास। ए वाले की पहले लिखो, बी वाले की ना, बी वाले की पहले लिखो, बी वाले की पहले लिखोगे और फिर ए वाले की बाद में लिखोगे। -3 कोई ऑप्शन है 0.5 एन -3, थर्ड ऑप्शन है 15 का राइट आंसर बेटा आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 नंबर पे। इंटरचेंज हो रही थी वेलोसिटी। 16 नंबर पे देखिएगा, आपको पार्टिकल को मूव किया जा रहा है यहां से यहां, मतलब कंडीशन मालूम है क्या है? कंडीशन ये है कि हम यहां पर पोजीशन वेक्टर अगर ले लें तो एक पार्टिकल यहां ए से लेकर बी पर मूव कर रहा है। तो जब ए से बी मूव कर रहा है तो ए वाला पॉइंट कहां पर है? बी। और ये वाला क्या है? तो जरा हम निकालें कि ये डिस्टेंस वेक्टर कितना हुआ। तो डी वेक्टर अगर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर से डी वेक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? R2 माइनस दिस, R2 माइनस 4J प्लस का 3K माइनस माइनस का ब्रैकेट में 2I 5J, माइनस का 2I आएगा, माइनस का 5J और ये माइनस का J कैप आएगा और प्लस का 3K आएगा। अल्टीमेटली ये हमारा D वेक्टर आ रहा है। F वेक्टर कहां है भाई? 4I प्लस का 3J। इसका मतलब हम लोग क्या करें? इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो बेटा कितना आएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप एंड बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए 4J एंड प्लस का 2I, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 5J और प्लस माइनस क्या आएगा, मतलब कुल मिलाकर ये प्लस आएगा। तो 4 2 जा 8, एफ डॉट डी करेंगे वर्क निकालने के लिए, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I डॉट I1 यानी कि 8 आएगा, J डॉट J1 यानी कि माइनस का 3 आएगा, के है ही नहीं 0 यानी कि आंसर आ रहा है 5 जूल। कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर है 5 जूल। 16 नंबर का राइट आंसर है 5। 17 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू 2 टाइम्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। क्यों, कहां से आया? रेक्टेंगुलर फिल्म, और फिल्म की बात जब भी करते हैं तो एरिया को डबल कर लेते हैं। सरफेस टेंशन दिया गया है आपको 2 का मल्टीप्लाई, एरिया को डबल। बच्चों 5 4 जा 20, 20 का सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर में पावर -4 ले आएंगे, -4 और -4, समझिए ध्यान से। और आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर इन्होंने जो है ना, ये वैल्यू जो है सरफेस टेंशन की निकालनी है और ये वैल्यू किसकी दी हुई है? वर्क डन की। यानी यहां रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस का और टी यहां है। कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि वर्क डन दिया गया है, क्या निकालना है? सरफेस टेंशन निकालना है। पावर से पावर गई, अच्छा 2 है और ये आ जाएगा 12, 12 2 जा कितना आ जाएगा? 12 2 जा आ जाएगा आपका 24, 3/8 आ रहा है और टी की वैल्यू तो 3/8 हमारा, अच्छा 3/24 और ये आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब 0.125 न्यूटन पर मीटर। 3/24 आ रहा है। कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। मतलब कहने का थर्ड वाला आंसर हमारा इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इन द सर्कुलर लूप 1 टर्न। आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, एक वायर को एक टर्न में लाते हैं, बाद में उसी को हम लोग n नंबर ऑफ टर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। b डैश बराबर n स्क्वायर टाइम्स b, n स्क्वायर टाइम्स कर देंगे। करेक्ट आंसर हमारा 18 का थर्ड आ जाएगा। डायरेक्ट वाला सवाल है भैया। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 पर हमको वैल्यू जो दी गई है, समझने की बात यह है कि आपको यहां पर निकालना तो है cos फाई पावर फैक्टर, लेकिन 10 फाई से निकाल देंगे VL माइनस VC अपॉन VR। 100 माइनस
40/80, 60/80, 3/4। यानी कि अगर हम ट्रायंगल बना लें, परपेंडिकुलर 3 है और 4 ये आ गया, तो अगर एंगल फाई है तो आपको यहां पर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 पाइथागोरस से, तो यहां से कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी 4/5। कॉस फाई की वैल्यू 4/5 का मतलब हो गया पॉइंट का 8। तो आपको पावर फैक्टर निकालना है, 10 फाई के फॉर्मूले से चलेंगे, और 10 फाई के जब फॉर्मूले से चलेंगे तो हमारा करेक्ट यहां पे आंसर आ जाएगा। बात करते थे हम लोग एलसीआर सर्किट। ठीक, तो नेक्स्ट वाले पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये डायरेक्ट रटा हुआ है, लंबा सा सॉल्यूशन है, आप सब लोगों को याद होना चाहिए। इसका थर्ड वाला आंसर है 2 टाइम्स √n। n क्या है? I1/I2 को n कहते हैं, है ना, कई बार कराया हुआ है, रट के जाइएगा, फिर बता रहा। और 2 टाइम्स √n और n+1, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करने की किसी को जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा का पूरा याद करके जाइए। थर्ड वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द कंटेनर वुड लीड टू, आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, टेम्परेचर, है ना, किसी भी तरह की गैस होती है, आइडियल गैस नहीं बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही जाएगी, डिक्रीज कुछ होना ही नहीं है, मास बढ़ना नहीं है। हम बात करते हैं बेटा, यहां पर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और ब्लॉक ऑफ मास m इज कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर। मतलब ये ब्लॉक है, और ब्लॉक ऑफ मास m दिया गया है, ये इनर वॉल पे चिपका हुआ है। भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा। और जब ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से हम सिलेंडर को रोटेट कराएंगे, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा है वो हमारा यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छे से देख लीजिए बच्चों, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान देना है, जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स यहां पर मिलता रहेगा तब तक ये उसकी रिएक्शन की वजह से आपका चिपका रहेगा, राइट। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारी इसको फॉलो करेगी, यानी वेट से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। इसकी जगह पे आएगा म्यू इंटू एन, और ये आ जाएगा हमारे पास mg, बेटा म्यू इंटू एन की जगह पर आएगा mr ओमेगा स्क्वायर, इक्वल ले लीजिए, एम कैंसिल कर दीजिएगा, ओमेगा की वैल्यू निकालिएगा, यहां से आ रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g/μr, और ओमेगा की वैल्यू आ रही है √g/μr। कुछ बच्चों को फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद भी है, ये 10, ये 0.1, रेडियस कितनी है 1, 100 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और रूट आ जाएगा इसका 10 रेडियन पर सेकेंड। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है इसका 10 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों ये हम लोगों का क्वेश्चन जो हमारा था वो हमारा 20। तो हम लोगों का इसके बाद का पार्ट जो है वो पंकज सर करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो सही है। A mass m is attached a thin wire and one vertical circle. The wire is most likely to break when? मास कहाँ पे ब्रेक होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई ये वर्टिकल जो है सर्किल में मास जो है स्ट्रिंग से हैंग करा करके और ये इस तरीके से सर्कुलेट कराया जा रहा है, तो अब कहां पर ये ब्रेक होगा? कहां पे होगा? लोएस्ट पोजीशन पे, बिल्कुल। क्यों? ये लोएस्ट पोजीशन पे जब होगा तो लोएस्ट पोजीशन पे बच्चों जो टेंशन होता है स्ट्रिंग का, वो टेंशन मैक्सिमम होता है।
लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है, तो यहीं पर डोरी के टूटने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके बच्चों, तो कौन सा हो गया लोएस्ट पॉइंट कहां पर? हाँ, थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखो, इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड ए इन मेजरमेंट, ए की जगह एक्स कर लो, एक्स है ना, एक्स measurement physical quantities A, B, C, D are 1, 2, 3, 4% respectively, then maximum error in measurement of X. X में error निकालना है मैक्सिमम, वेरी सिंपल। एरर में क्या करते हैं, जो पावर होती है पावर का क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे A है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 परसेंटेज एरर इन डी। तो ये आ जाएगा 2। ए की एरर देखो कितनी है, 1 है तो 1 लिख दो। बी की एरर 2 है, 2 लिख दो। सी की एरर 3 है, 3 लिख दो। डी की एरर 4 है, 4 लिख दो। कितना आया, 2 + 1 + 1 + 12, 12 2 14 2 16, 16% एरर आ गया, 16% आ गया। एरर माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है ना, तो माइनस वाला ऑप्शन तो वैसे भी कुछ मतलब ही नहीं है, तो 16%, सेकंड ऑप्शन बच्चों इसका आंसर आया। नेक्स्ट, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन and 4 mole argon, temperature T, neglecting all vibrational mode, total internal energy system। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना। किसके लिए, ये दो ऑक्सीजन यानी कि डायटोमिक के लिए कर लो, ये डायटोमिक के लिए मान लो हो गया। और फिर जो है म्यू सी वी डी टी किसके लिए हो जाएगा, डेल्टा टी मोनो के लिए, आर्गन मोनो है और ये वाला डाई है। तो अब यहां पे डाई के लिए 2 मोल्स हो गए और डाई के लिए CV 5/2R होता है, तो इनटू में 5/2R हो जाएगा, टाइम T हो गया। मोनो के लिए 4 मोल है और CV 3/2RT होता है, तो यहां से 2 2 4 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 6 और 5 11RT आ गया, 11RT। तो आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी रिमूव्ड and another identical uncharged capacitor connected in parallel, total energy of resulting system is। की पॉइंट इसका क्या होता है, देखो जब कोई कैपेसिटर चार्ज किया जाए और चार्ज करके बैटरी हटा दी जाए तो इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। V वोल्टेज से सॉल्व किया गया, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, तो यहां पर एनर्जी आ जाएगी कितनी, Q²/2C। उसके बाद बैटरी को हटाया गया और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करा दिया गया। ये बैटरी हटा दी गई, बैटरी हटाने के बाद अब एनर्जी देखो इतनी हो गई, चार्ज कांस्टेंट हो गया तो Q²/2C, और इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करा दिया गया। तो टोटल चार्ज तो Q रहेगा लेकिन कैपेसिटी हो जाएगी C, यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q बना रहेगा। अब टोटल एनर्जी इसमें नेट कितनी आ जाएगी, Q²/2C, और C दोनों का पैरेलल में मिला करके 2C हो जाएगा। भाई फार्मूला होता है Q²/2C और C की जगह आ गया 2C, तो यहां पर Q²/2C की जगह हम U लिख देंगे, तो U/2 आ गया, यानी कि जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो हाफ हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, 2 गुना कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, the acceleration due to gravity at height 1 kilometer above earth is same as depth d below the surface of earth, then d is equal to निकालना है। देखो बच्चों ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है
जी 1 माइनस 2h/r, ठीक है। और डेप्थ में जाएंगे नीचे, मतलब कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर जाएंगे तो gh, और डेप्थ में जाएंगे तो gd। तो gd बराबर क्या होता है, g 1 माइनस d/r। अब इनमें क्या बोला गया, 1 किलोमीटर पे जाने पर सेम है डेप्थ d, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम h 1 किलोमीटर गए तो d डेप्थ जाने पर, कितनी डेप्थ जाने पर सेम हो जाएगी, दोनों को सेम कर दो, g 1 माइनस 2h/r g 1 माइनस d/r, g कैंसिल हो गया तो 1 1 भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, r भी कैंसिल हो गया, तो d बराबर 2h आ गया। और h कितना गए, हाइट 1 किलोमीटर, तो डेप्थ कितना आ गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यानी कि अगर हम जाएंगे तो g की वैल्यू में सेम चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर SHM with amplitude 3 centimeter when particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity equal to acceleration। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम हो गए तो टाइम पीरियड निकालना है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो फार्मूला होता है ना दोनों का। तो अब देखो ओमेगा तो एक कैंसिल हो गया, अंडर रूट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे कितना 3 स्क्वायर 9, x2 है 4 ओमेगा 2 पाई बाई टी, और x क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ये अंडर रूट 5 4 पाई बाई टी आ गया, तो t बराबर आया 4 पाई अंडर रूट 5 अपॉन में सेकंड, 4 पाई रूट 5। ये फोर्थ आंसर बच्चों सीधा सीधा मैच कर गया, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर लेमडा नॉट ये गिवन है मीटर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, इसकी वेवलेंथ ये है। तो हमें वेलोसिटी इसकी निकालनी है और h और ये सब वगैरह वगैरह वैल्यूज गिवन है। तो इसमें हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी ले लो, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर एस सी बाई लेमडा एस सी अपॉन लेमडा नॉट। वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मास रख दो 9 इंटू 10⁻31 वी स्क्वायर, एच सी बाहर ले लो 1 बाई लेमडा 1 बाई लेमडा नॉट, 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करना, ये 4.5 या लिख दो 9/2 10⁻31 वी स्क्वायर, h की वैल्यू 6.6 10⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ 1 बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू देखो गिवन है ये 2536 इंटू 10⁻10 माइनस 1 बाई लेमडा नॉट 3250 10⁻10। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। v स्क्वायर निकालो और v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू इसमें निकालना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना, तो अब तो करना पड़ेगा भाई 9/2 इंटू 10⁻31 वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 6 18 19.8 माइनस 34 और 8 ये हो गया, तो 8 चला गया माइनस 26 हो गया, ठीक है। और ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और बाकी ब्रैकेट में ये बचेगा
एलसीएम ले लो, 3250 माइनस में 2536 अपॉन में 3250 इंटू 2536। अब बच्चों इससे v निकालो, तो इसको आप लोग सॉल्व करना बच्चों। ये लगभग आएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड, लगभग आएगा, है ना। ये कैलकुलेशन सही है, इसमें सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा, ठीक है। चलें आगे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। In an electromagnetic wave in free space, the RMS square value of electric field is 6 वोल्ट पर मीटर। तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। देखो बच्चों, C बराबर होता है ERMS अपॉन BRMS। तो यहां पे ERMS गिवन है, तो BRMS हो जाएगा ERMS बाई C। ERMS हो जाएगा 6 और C हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 की पावर 8। ये BRMS आ गया, लेकिन पीक वैल्यू निकालना है, तो पीक वैल्यू होता है √2 और RMS वैल्यू, तो √2 इंटू 10 की पावर 8, √2 1.4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8, तो ये हमें मिलेगा लगभग 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 टेस्ला, ठीक है। कौन सा ये आ जाएगा, ये आंसर देखो मैच करेगा। अच्छा, ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, 8 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा, ठीक है। चले आगे। 31 है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम गिवन x एंड y इज इक्वल टू वेयर एक्स वाई मीटर टी सेकेंड। तो एक्सीलरेशन 2 सेकेंड पे निकाला है। देखो बच्चों, जब x की वैल्यू है तुम्हारी 5t माइनस 2t स्क्वायर, अब एक्सीलरेशन के लिए पहले वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी dx बाई dt 5 माइनस 4t। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, dv बाई dt एक्सीलरेशन, यहां पे ये x कंपोनेंट मिलेगा x, तो ये 5 का 0 माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो y बराबर यहां पे 10t गिवन है, तो अगर हम vy निकालेंगे तो ये हमें dy बाई dt मिलेगा, तो ये 10 आ जाएगा। फिर ay निकालेंगे तो dv बाई dt 10 कांस्टेंट है तो 0, यानी कि नेट एक्सीलरेशन -4 आ गया और x डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। भाई y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन तो खत्म हो गया, तो जो नेट एक्सीलरेशन वो x डायरेक्शन में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा, तो इससे चौथा ऑप्शन हम लोगों को मैच हो गया। चलें आगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कंसंट्रेशन पी टाइप। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो बोलो किसमें करंट ज्यादा होगी। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पर जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसी की करंट ज्यादा हो जाएगी। सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ए पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम हाई डस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। चलो बच्चों, ये भी देखते हैं क्वेश्चन। एक पार्टिकल को यहां से गिराया गया और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो ऐसा, ये हाइट ऐसा, यहां से गिराया गया तो u बराबर इसका क्या है, 0। किसी जगह पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 3 टाइम्स, ठीक है ना, लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें बताना है कि सरफेस से ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट h निकालना है और यहां पर वेलोसिटी निकालना है। बस इसी जगह से स्टार्ट कर लो बेटा सॉल्व करना। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 3 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 mv स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, क्योंकि यहां से सरफेस से हाइट h है, m कैंसिल हो गया, 1/2 v स्क्वायर। अब यहां से जब ये छोड़ा जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी v स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 2gh, और h की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, s माइनस एच, टोटल s है, माइनस h कर दो तो ये हाइट आ जाएगी s माइनस, तो ये होगा s माइनस, तो v स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2g s माइनस h 3gh, g कैंसिल, 2 कैंसिल, 3, s बराबर h को इधर ले आएंगे तो 4h हो जाएगा, तो h हाइट आ गई s/4, कितनी हाइट मिल गई, s/4। अब यहां से वेलोसिटी निकाल लो, हाइट s/4 आ गई, तो वेलोसिटी v स्क्वायर कितना है, 2g s माइनस h 2g s की जगह s और h की जगह हो जाएगा s/4, तो कितना आ जाएगा, s बाहर ले लो, 2gs 3/4, 2 2 जा 4 हो गया /2, ये वेलोसिटी आ गई। ये देखो ऑप्शन मैच कर गया भाई, यहां पर तुम्हारा हाइट s/4 आ गया और वेलोसिटी यहां पर 3gs/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d, बॉल की डेंसिटी ड्रॉप्ड इन कंटेनर फिल्ड विद गैसोलीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, यानी कि ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। इफ डेंसिटी ऑफ गैसोलीन d/2 देन विस्कस फोर्स निकालना है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा बाई जी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये फार्मूला होता है विस्कस फोर्स का। ठीक है भैया, वैल्यू रख दो 4/3 पाई r क्यूब, रो तुम्हारा d हो गया, ऑब्जेक्ट बॉल के लिए डेंसिटी, और यहां पर गैसोलीन की डेंसिटी हो गई d/2, तो माइनस d/2 कर दो इंटू जी, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब d/2 जी। अब देखो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, तो mg/2, ये विस्कस फोर्स का आंसर आ गया। चले आगे बच्चों। नेक्स्ट, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate turbine. The losses due to frictional forces 10% of input energy. How much power generated by turbine? टरबाइन में क्या होता है, यहां से पानी गिरता है तो ये फैन चलते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी से जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से मिलती है ये पावर आउटपुट होता है। जब पानी ऊपर से गिरता है तो ये पावर इनपुट होता है। इसकी हाइट गिरने की 60 मीटर गिवन है, m/t गिवन है, और कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स से 10% एनर्जी लॉस होती है। 10% एनर्जी लॉस होने का मतलब 90% एनर्जी का गेन होता है, यानी कि एफिशिएंसी हो गई बच्चों कितनी, 90%, और एफिशिएंसी होता है पावर आउट अपॉन पावर इन। इसमें पावर जनरेटेड पूछा गया है, यानी कि पावर आउटपुट हमसे पूछा गया है, तो पावर आउट जो निकालना है वो हो जाएगा 90% और इंटू पावर इन, और पावर इन हो जाएगा mgh/t, 1 0 कैंसिल हो गया, 9/10 हो गया। m/t देखो, m/t रेट गिवन है 15, तो m/t की जगह 15 आ जाएगा, g की जगह 10 हो जाएगा, और हाइट 60 हो जाएगी। ये 10 10 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 9 और 15 चक्का 90, 900, 8100 वॉट या 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, यानी कि पहला आंसर आ गया बच्चों। ठीक, चलो आगे चलें। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of wire
मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो डायमीटर निकालना है। देखो बच्चों, डायमीटर के लिए हमें लीस्ट काउंट मालूम होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच का मतलब होता है जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल देखो 1 mm में है, तो यही पिच हो जाएगा 1 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन यहां पर है 100, तो 1/100, तो 0.01 mm आ गया। अब जो रीडिंग होती है, रीडिंग का फार्मूला, यहां पर कोई जीरो एरर नहीं गिवन है, जीरो एरर है नहीं, तो रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और माइनस जीरो एरर होता है, जीरो एरर है ही नहीं। तो मेन स्केल रीडिंग यहां पर देखो कितना है, मेन स्केल रीडिंग 0 mm है, कुछ भी नहीं। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, 52 डिवीजन, और इनटू लीस्ट काउंट किया जाता है तो 0.01, तो ये मिल जाएगा 0.52 mm या 0.052 cm। तो आंसर थर्ड इसका मिल जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। बोलो बच्चों, ये डायरेक्ट आंसर है। कोई भी पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करे और उसका एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहे, तो पहले और दूसरे और तीसरे सेकंड में जो हाइट या डिस्टेंस का रेशियो होता है वो हमेशा 135 होता है। अब यहां पार्टिकल गिरा तो एक्सीलरेशन g के बराबर कांस्टेंट है। अब यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल हो गया, t सेकंड t सेकंड t सेकंड। अब टी सेकंड को पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, कुछ भी t मान लो, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, कुछ भी मान लो। तो इसमें हाइट का रेशियो क्या होता है, इसको डायरेक्ट ही हम लोग को मालूम है। हाइट या डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है बच्चों, 1 3 5 एंड सो ऑन, 1 3 5 7। अब ये चाहे ग्रेविटी मोशन में हो, चाहे एसिलरेटेड मोशन हो, हॉरिजॉन्टल, रिजल्ट यही आता है बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आते हैं इस पे, इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट बताओ कौन सा होगा। ये पॉजिट्रॉन हो गया, +1 बीटा 0 का मतलब हो गया 11 है, तो यहां पर 10 होना चाहिए और यहां पर 22 होना चाहिए, तो 10 नियॉन आ जाएगा 22, सेकेंड आंसर आ जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 38। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in magnetic field 0.5 Tesla. If plane of loop perpendicular to direction of magnetic field, then magnetic flux through the loop. फ्लक्स निकालो, फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द लूप टू द फील्ड। तो जो स्क्वायर लूप रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ प्लेन लूप का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। जैसे ये प्लेन है और इधर फील्ड है, ये फील्ड है, तो प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब इसमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर बी की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स निकल आएगा बी है, बी हो गया 0.5, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर 1 स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 0.5 वेबर आ जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन 39 का करेक्ट मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो फार्मूला इसका क्या होता है, रेशियो ऑफ रेडियस का R प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, जो मास नंबर होता है 1/3 उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू 125/64 की होल पावर 1/3, ये हो जाएगा 5/4। क्यूबिक रूट ले लो, 125 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका 4 इंटू 4 इंटू 5/4 आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों इसका, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं।
Two transparent media AB separated by plane boundary. Speed of light in these media 1.5 10^8 meter per second and 2 into 10^8 meter per second respectively. Critical angle ray of light हमें निकालना है। तो इसमें मान लो डेंसर कौन सा होगा, ए होगा, ए बी, स्पीड का में डेंसर होगा, इसमें अब ये लाइट जाएगी तो ये क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला साइन एम 1/μ होता है, क्यों बच्चों, और 1/μ क्या हो जाएगा, VA/VB, साइन सी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा VA/VB, फार्मूला ही होता है। तो VA/VB, ए में स्पीड है 1.5 10^8 अपॉन 2 into 10^8, कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो C बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो इससे पहला आंसर हम लोगों का मैच हो रहा है बच्चों। चलो आगे चलें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड विड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ वैल्यू करेक्ट सिग्निफिकेंट। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 55.3, ब्रेथ कितना हो गया 25। सॉल्व करो जरा, 25 या 75 है ना, 3 आ जाएगा 125, 28 12, 25 और 10 35 और 2 37, ये आएगा हमें लगता है, देखो 1378.7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बच्चों हम लोगों को यही मिलेगा। सही लिखा है 76। एक मिनट एक बार और करो यार, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है 7 125 12 14 25 25 125, कितना आएगा बच्चों, ये हो गया 3 हो गया 25 और 25 5 हो जाएगा, 214 इधर आ जाएगा तो 25 25 125 और 10 35 5 4 9 139 आएगा। देखो बेटा क्या आएगा पॉइंट में, लगभग इतना ही आएगा है ना, लगभग यही आएगा। अब इसमें एक्चुअली में क्या है बच्चों, देखो सिग्निफिकेंट फिगर यहां मिनिमम वाले में हम सेट करेंगे, तो 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 13.925 इंटू 10⁻², या ये लगभग राउंड करेंगे तो 14 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो ये आंसर थर्ड आएगा बच्चों। ये यहां पर 9 की जगह 8 आएगा, ये 8 आएगा, लेकिन आंसर वही आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर रहा है। नेक्स्ट, a Wheatstone bridge is used to determine value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown figure. For the most precise measurement of X, the resistance P and Q. बोलो भैया, कई बार ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, बताओ। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहां पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में फंडा क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू X/Y। तो यहां पर जब वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा इसको हम एडजस्ट करेंगे तो X और Y की वैल्यू लगभग लगभग पास में होंगी, लेकिन स्मॉल भी होनी चाहिए। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस PQ होनी चाहिए वो भी स्मॉल होनी चाहिए और लगभग बराबर होनी चाहिए, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। तो इसमें ये पहले ही आंसर आएगा बेटा। इसके बाद है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, इट स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो बच्चों इसमें ये बोला गया एक बॉल है, ये फेंकी गई, और जब बॉल फेंकी गई तो इसमें ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकल से फेंकी गई है। ये वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री से फेंकी गई है। तो अब इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड निकालना है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहां पर स्पीड क्या होगी, इसके कंपोनेंट कर दो बच्चों, एक्स कंपोनेंट, ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया, तो एक्स कंपोनेंट हो गया 10 cos 30, और हम लोग को मालूम है
कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो यहां पर भी यही रहेगी 10 cos 30। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों एक्सीलरेशन 0 होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो 10 cos 30 हो जाएगा √3/2 यानी कि 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर बच्चों मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द रीजन। देखो एक ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ऐसे बना लो, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, सॉलिड है। तो बच्चों अब इसमें यह बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा। देखो हम लोग को मालूम है यहां एक्सिस पर फील्ड 0 होता है, एक्सिस पर फील्ड क्या होता है, 0। और अगर हम लोग एक्सिस से सरफेस तक जाएंगे तो फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और अगर बाहर जाएंगे तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तभी इसका ग्राफ भी ऐसे मिलता है, इसका ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है, इस तरीके से ग्राफ इसका मिलता है। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो सेंटर एक्सिस पर फील्ड 0 होता है, बाहर जाने पर प्रोपोर्शनल टू आर होता है। बाहर जाने का मतलब बाहर वहां नहीं, एक्सिस से बाहर जाने, एक्सिस से सरफेस तक जाने पर बी प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर जाने पर 1/r। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ वायर एंड देन डिक्रीजिंग विद 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन। सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका एफएसटी नंबर था 68, इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग के जो है, अब आप लोग का भाई 4 तारीख बहुत नजदीक आ रही है। अब आप लोग बहुत अच्छा करेंगे ये हमें मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है इस तरीके के जो एफएसटी हुए हैं साल भर। देखो 68 नंबर तो यही हो गया, कितने ज्यादा एफएसटी किए हैं। तो सभी बच्चों को यहां जो एफएसटी करके कॉन्फिडेंस मिला होगा, है ना, सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला होगा, वो कॉन्फिडेंस अब आपके काम आएगा 4 तारीख को। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।